अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 35। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक डील किया था कोलिजन को, और उसके बाद फिर हमने बात की थी इलास्टिक कोलिजन के बारे में, और देन हमने डिस्कस किया था इन इलास्टिक कोलिजन को। एक मरतबा फिर से मैं रिव्यू करवाता हूँ कॉन्सेप्ट को, सो बोर्ड पे देखिएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था कोलिजन को, और मैंने कोलिजन के बारे में ये कहा कि अगर कोई दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट हो और इस तरह से इंटरेक्ट हो कि वो दो बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स को अप्लाई करे, ऐसे तमाम प्रोसेस को हमने नाम दिया था कोलिजन का। फिर बात की गई इलास्टिक कोलिजन के बारे में और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करे, और कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद अगर बॉडीज की टोटल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम अगर सेम रह जाए, ऐसे तमाम कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का। और अगर कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करे और इस तरह से कोलाइड करे कि कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रह जाए लेकिन लीनियर मोमेंटम अगर चेंज हो जाए, ऐसे तमाम कोलिजन को हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। इस वक्त हमें बात करनी है एक डेरिवेशन के बारे में। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की सबसे बड़ी डेरिवेशन है, मे बी ये एक लेक्चर में कंप्लीट होगा, ये मे बी 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा आज के लेक्चर के ऊपर, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो फौरन मुझसे डिस्कस कीजिएगा। एक सवाल लिखा हुआ ये है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन। यानी इलास्टिक कोलिजन के अंदर बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज को हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कोई बॉडीज इलास्टिक कोलिजन को परफॉर्म करे, अगर कोई बॉडी इलास्टिक कोलिजन को परफॉर्म करवाए तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, हमें वो फॉर्मूला यहां पे ड्राइव करके दिखाना है। लेकिन उससे भी पहले एक और बात याद करो, इलास्टिक कोलिजन को टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है और टोटल लीनियर मोमेंटम सेम रहता है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। सो बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले इस टॉपिक को डील करने से पहले हम यहां पर कंसिडर करेंगे एक सिंपल डायग्राम को, और हम उस डायग्राम से यहां पे एक्सप्लेनेशन को डील करेंगे। मैंने आपके सामने कंसिडर किया एक आइसोलेटेड सिस्टम को, कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम मौजूद है। हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर किया, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 बॉडीज मौजूद है, और एक बॉडी है दिस वन और एक बॉडी है दिस वन। मैंने 2 बॉडीज को कंसिडर किया, इनका मास क्या है m1 और इसका मास क्या होगा m2। क्लियर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, ठीक है बेटा। फिर ये 2 बॉडीज आपस में कोलाइड कर गए। जब ये 2 बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे तो इट मींस दैट ये m1 है, ये m2 है। जब ये 2 बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे तो इट मींस ये एक दूसरे के ऊपर एक्शन फोर्स को अप्लाई करेंगे F1, और ये रिएक्शन फोर्स को अप्लाई करेगा यानी F2। ये रिएक्शन फोर्स को अप्लाई करेगा मींस के F2, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। इसके बाद फिर क्या होगा, कोलिजन के बाद बॉडीज की टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये v1 बन जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 बन जाएगी। सर, आपने इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए जो सिस्टम कंसिडर किया वो आइसोलेटेड सिस्टम मैंने लिया, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा इलास्टिक कोलिजन को परफॉर्म करवाता है। तो हमें बात इलास्टिक कोलिजन के बारे में करनी है, और इलास्टिक कोलिजन की फाइनल वेलोसिटीज को हमें कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर किया। मींस मेरा बेटा हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि कंसिडर किया एक आइसोलेटेड सिस्टम को जिसके अंदर 2 बॉडीज मौजूद है। एक के मास को नाम दिया m1 का और सेकंड के मास को नाम दिया m2 का। इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है u1 और u2। ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर गए, एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, और कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और v1 और v2 बन जाएगी। और हमें यहां पर इन्हीं फाइनल वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना है। हमें v1 का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और हमें v2 का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। समझ आ रही है बात? So consider an isolated system consisting of 2 bodies having masses m1 and m2 are moving with initial velocities u1 and u2.
when these bodies collide with each other for a short time of interval, then after collision their velocities become v1 and v2 respectively. For example, so बोर्ड पे लिखेगा, मैंने मेंशन किया consider an isolated system. Consider an isolated system consist of two bodies या consisting of two bodies having masses m1 and m2 are moving with initial velocities u1 हेड पे एरो लगाया एंड u2 फुल स्टॉप। मीन्स कंसिडर किया एक आइसोलेटेड सिस्टम को जो कि कंसिस्ट है दो बॉडीज के ऊपर, एक का मास m1, सेकंड का मास m2, इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2। अब इसके बाद ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन दिस टू बॉडीज are collide with each other, for a short time of interval, then after collision their velocities become v1 and v2 respectively। ओके बेटा, ओवरऑल कंडीशन को मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया और मैंने मेंशन कर दिया कि हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर किया जिसके अंदर दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और सेकंड का मास m2, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है u1 और u2। ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर गए, एक्शन रिएक्शन अप्लाई हुआ और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज बन गई v1 और v2 और हमें यहाँ पर इन्हीं v1 और v2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेकिन आपने एक यहाँ पर करना ये होगा, हमने यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम को क्यों कंसिडर किया, इसलिए कंसिडर किया मैंने अभी आपको बता दिया कि क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम एक इलास्टिक कोलिजन को परफॉर्म करवाता है और हमें इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करवानी है, दैट इज द रीजन हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर किया। अब इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा सेम रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो अब हम इस सिस्टम के ऊपर टोटल लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करवाएंगे और टोटल काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करवाएंगे। सो मैंने मेंशन किया, इसके बाद बोर्ड पे लिखेगा अकॉर्डिंग टू लॉ of conservation of linear momentum, according to law of conservation of linear momentum, मैं सबसे पहले यहाँ पे law of conservation of linear momentum को यहाँ पे यूज करता हूँ। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करूं तो याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होगा सर, m1 u1 प्लस m2 u2। बहुत ध्यान से काम करना है, इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर, m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तमाम m1 वालों को एक साइड पे करो और तमाम m2 वालों को एक साइड पे कर दो। कैसे होगा दिखेगा, मैंने लिखा m1
u1, अब ये प्लस का m1 v1 है, उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ, क्या बनेगा m1 v1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है m2 v2, ये प्लस का m2 u2 था, उठा के राइट पे लेकर जाओ तो बन जाएगा माइनस का m2 u2। बहुत ध्यान से u और v बार बार लिखना पड़ेगा, बहुत प्रेजेंट माइंड रहना है, आपकी पूरी दुनिया जो है वो u और v के क्रम में घूमना शुरू हो जाएगी अभी। इसके बाद देखिएगा सर अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है। सर अगर हम चेक करें हमारे पास कॉमन क्या है इन दोनों में, इंक ज़्यादा रिफिल हो गई है, खैर देखिएगा अब हमारे पास होगा क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है m1 और m1, द कॉमन इज m1, क्या बचा यहाँ पर u1, बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे क्या बचा v1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है m2 और m2, द कॉमन इज m2, यहाँ से क्या बचा v2, या बीच में क्या है माइनस, यहाँ से क्या बचा u2 और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया, फॉर्मूला लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब तमाम m1 को एक साइड पे कर लो, तमाम m2 को एक साइड पर, तो ये प्लस का m1 v1 था, यहाँ पे लेकर आए तो माइनस का m1 v1 बन गया। अब ये प्लस का m2 u2 था, राइट पे ले गए तो माइनस का m2 u2 बन गया। इन दोनों में कॉमन निकाला m1 आ गया, इन दोनों में कॉमन निकाला m2 आ गया। क्लियर, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम क्या अप्लाई करवाएंगे, याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम सेम रहता है और काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, ये प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन की। सो इसके बाद फिर मैंने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको याद है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने मैट्रिक में, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी किस तरह से बनेगी बेटा, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके, हाफ mv स्क्वायर। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो इट मींस फॉर एग्जांपल फॉर्म क्या बनेगी बेटा, देखिएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई बिफोर कोलिजन, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन में क्या बनेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो मैंने लिखा प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या था, इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या था बेटा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, तो इट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये इक्वल होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्लियर, अब चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है। सर अगर हम चेक करें तो इन दोनों में कॉमन है हाफ एंड हाफ। सबसे पहले कॉमन निकाला हाफ को, क्या बचेगा यहाँ से m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। बहुत ध्यान से काम करना है, जज्बात में नहीं आना बेटा, बिल्कुल जज्बाती नहीं होना है, बहुत रिलैक्स होकर। यहाँ पे देखें इन दोनों में कॉमन क्या है सर, हाफ, क्या बचेगा यहाँ से m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। क्लियर, अब क्या हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, कैसे, देखो ये 2 यहाँ डिवाइड पे है, इधर लेकर आते तो मल्टीप्लाई, और फिर ये दोनों क्या हो जाता कैंसिल, वही काम मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब हमारे पास रिमेन क्या बचा, सर हमारे पास रिमेन बचा है m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस
m2 v2 स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करें, तमाम m1 को एक साइड पे कर लेंगे, तमाम m2 को एक साइड पे कर लेंगे। इट मींस मैंने लिखा m1 u1 स्क्वायर, ये प्लस का है, उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ तो माइनस का हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर। ठीक, यहां पे क्या बचा m2 v2 स्क्वायर, ये प्लस का है, उठा के राइट पे ले जाओ तो माइनस का बन जाएगा m2 u2 स्क्वायर। प्लस का m2 u2 था, यहां जाके माइनस का m2 u2 स्क्वायर बन गया। क्लियर? इसके बाद अब चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, m1 और m1। द कॉमन इज m1। अगर मैं m1 यहां से कॉमन निकालूं तो क्या बचा यहां पर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, m2 एंड m2। द कॉमन इज m2। क्या बचा यहां से, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? अच्छा बेटा, आपने मैथ्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। याद आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे फॉर्मूला पॉसिबल है, कैसे दिखाता हूँ। मैंने मेंशन किया यहाँ पर सबसे पहले m1। अब देखो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 को मैं रीड करता हूँ a और v1 को रीड करता हूँ b, तो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इट मीन्स u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। बहुत ध्यान से u को u ही लिखेगा, v को v लिखेगा, इज इक्वल्स टू m2 को सेम लिखा, यहां पर भी फॉर्मूला बन रहा है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर? a की जगह पे क्या लिखेंगे, v2, ठीक है, और b की जगह पे क्या लिखेंगे, u2। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से लिखिएगा, u को u लिखिएगा, v को v लिखिएगा। क्लियर? क्लियर? इसे मैंने नाम दे दिया, इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया, इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई किया, इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या होगा, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाएंगे। इक्वेशन 2 को डिवाइड करवाएंगे इक्वेशन 1 से। अगर 2 को 1 से करवाएंगे तो पहले 2 को लिखा जाएगा, अपॉन करके 1 को लिखा जाएगा। ठीक है, सो मैंने मेंशन किया, बोर्ड पे लिखेगा, ये सिंबल किसका होता है, डिवाइड का। क्या लिखा है, डिवाइड, ING, क्या बन जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करवाना है। लेफ्ट से डिवाइड होता है, राइट से डिवाइड होता है। लेफ्ट हमेशा लेफ्ट से डिवाइड होगा और राइट हमेशा राइट से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 अपॉन इसका राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, m1 u1 माइनस v1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका राइट लिखा m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। u को u प्रॉपर बनाइएगा, v को v प्रॉपर बनाइएगा। अब यहां पे क्या होगा, इसका राइट इसे डिवाइड करवाया, m2 v2 माइनस u2। क्लियर? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, लेफ्ट को
लेफ्ट से डिवाइड करवाया, इक्वस टू को इक्वस टू, राइट को राइट से डिवाइड करवाया। क्लियर। इसके बाद m1 से m1 कैंसिल, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर सर? यहाँ पर रिमेन बचा है, और से लिखेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, और इसे हमने नाम दिया, ये जो इक्वेशन हमारे सामने आई है, ये इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर ए का। ये जो इक्वेशन अभी हमने कैलकुलेट किया, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का। यानी हमने m1 और m2 से रिलेटेड एक फाइनल कंडीशन को कैलकुलेट किया, और ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का। कॉपी करें पहले बेटा। क्लियर है मेरा बेटा? इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर ए का। क्लियर। अब हमारे पास होगा क्या? अब यहाँ तक करने के बाद अब हम डायरेक्टली v1 और v2 को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेट करके सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरा बेटा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।